नहीं अजहरी साहब, मैं बता रहा हूं कि अगर हिंदू घर में कोई बच्चा स्कूल में जाकर एबीसीडी सीख रहा है, अगर विज्ञान के सारे फॉर्मूले सीख रहा है, अगर मैथ्स के सारे फॉर्मूले सीख रहा है, तो क्या घर पर आके उसके माँ बाप उसे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं सिखा सकते हैं क्या? स्कूल को स्कूल रहकर पढ़ाई जो आधुनिक शिक्षा है उसको पढ़ने दीजिए। आप घर में दीनी तालीम देते रहिए। नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि दीनी तालीम के साथ जरूरी है कि आप बच्चों को आधुनिक शिक्षा का भी पाठ पढ़ाएं? अरे तो पढ़ रहे हैं भाई। हाँ, ये आपके कहने से नहीं, पहले से ही पढ़ रहे हैं। अजहरी साहब, आप ही ने बैठकर दो तरीके की बात कह दी। आप कह रहे हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग, वो पढ़े दीनी तालीम। मैंने आपसे कहा है जो मस्जिदों से सटकर जो बच्चों स्कूल और कॉलेज से बच्चे पढ़ के आते हैं, वो अपनी ट्यूशन की तरह इस तरह मदरसे चलते हैं, जोहर के बाद में, असर के बाद में, शाम को। तो उन मदरसों को निशाना हमारे यहाँ। अजहरी साहब, क्या मुस्लिम समाज के लोग, पुलिस प्रशासन, क्या भारत सरकार पर रोजगार को लेकर सवाल नहीं पूछते क्या? और अगर आप स्किलफुल नहीं होंगे तो क्या आपके पास अधिकार है सवाल पूछने का भारत सरकार से? अगर आप दीनी तालीम के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि कंपनियों में नौकरी मिल जाएगी? सर, बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा ना सर, 10वीं तक, 12वीं तक। उसके बाद आप उच्च शिक्षा के लिए आगे जा सकते हैं। पढ़ रहे हैं साहब, हर बच्चा पढ़ रहा है। अरे सर, आप ही ने तो अभी बैठकर बोला ना कि सरकार को उनसे दिक्कत है जो दीनी तालीम पढ़ा रहे। सरकार चाहती है कि कंप्यूटर सीख ले बच्चे। आप ही ने तो बोला ये चीज। जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मदरसों में कुरान हदीस सीखने के लिए जाते हैं, वो जा रहे हैं। जिन लोग जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, उनकी बिदाई ने वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या एतराज है इस पे? सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। 2009 में हमारे देश में एक कानून लागू हुआ जो कि कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। वो कानून था राइट टू एजुकेशन। आज हमारे देश में शिक्षा का अधिकार हर बच्चे के पास है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन एक बहुत बड़ी आपत्ति, मैं आ रहा हूं आपके पास अजहरी साहब, आपके सवालों का जवाब शरद जी देंगे। शरद जी, मैं आपके पास आता हूं। ये जो योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, उसमें यह बताया गया कि 2009 के नियम के तहत मुस्लिम धर्म के पास यह अधिकार है कि वो मदरसे चलाएं और सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने संविधान के कुछ आर्टिकल का हवाला देते हुए भी कहा कि आप संविधान के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके हक को लेकर। क्या कहेंगे आप? देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये रहा है कि हम सामंजस्य बैठाएं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, सबको एक तरह की शिक्षा मिले। यहाँ इनकी समस्या शिक्षा नहीं है, इनकी समस्या ये है कि जो ये कह रहे हैं, जो हमारे तथाकथित सेकुलरवादी हैं, मैं मुस्लिम धर्म गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, ये समस्या हमारे सेकुलरवादियों की है। क्योंकि उनको लगता है कि ये बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने एक तरफा इन लोगों को धमका रखा, डरा रखा है कि साहब अगर आपने जो है कुरान नहीं पढ़ी, मैंने तो खुद कुरान पढ़ी है, मैं अभी दफ्तर से बोल रहा हूँ, आप मेरे घर आइए, मैंने कुरान को कई बार पढ़ा है और उसकी फ्लैगिंग भी करी है। तो ये कुरान पढ़ने के लिए आपको मदरसे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे कुरान हिफ्ज है, मैं मदरसा कभी नहीं गया। लेकिन यहां समस्या ये है कि जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस साइज के होंगे, कितने बड़ा प्लॉट होगा, कमरे का क्या साइज होगा, लैब का क्या साइज होगा, किस बच्चा के क्या उम्र होगी जब वो ज्वाइन करेगा, एक एक चीज रेगुलेट होती है। अगर जरा सा भी आपने दाएं बाएं किया तो तुरंत आपकी इंक्वायरी हो जाएगी। लेकिन उसमें हमारा देश नहीं टूटेगा, न संविधान की हत्या होने जा रही है। यहां समस्या यह है कि अगर इनको एक साथ, अगर ये आ गए, मुस्लिम समाज पढ़ लिख गया, मुस्लिम समाज को अच्छी शिक्षा मिली, IIT आप दीनी तालीम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इनकी आ जाएगी कि शरद जी उनकी चिंता आप समझिए। शरद जी उनकी चिंता आप समझिए। वो कह रहे हैं कि आप दीनी तालीम से छेड़छाड़ कर रहे हैं और इस्लाम को अगर जीवित रखना है या इस्लाम का अगर कोई बैकबोन है तो ये दीनी तालीम ही है, इससे सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती। उनकी चिंता आपकी उनकी तालीम के छेड़छाड़ को लेकर है। शरद जी, सरकार ने 22 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है कि मुस्लिम समाज के बच्चे जो है वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम की कोचिंग ले सके, अच्छी कोचिंग ले सके, उसके लिए 22 करोड़ रुपया दिया गया है। हम लोगों ने जिस तरह का काम किया है वो सामने दिख रहा है। समस्या इनकी है कि अगर इन लोगों ने ये जो दीनी तालीम के नाम पे अगर इनको अलग नहीं रखा तो इनका गुजारा नहीं चलेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर इसके आंकड़े आप देखिए कि 4 करोड़ मुस्लिम समाज के लोग हैं उत्तर प्रदेश में और 8,500 मदरसे हैं जिनको ये नोटिस भेजी गई है। 8,500 अगर मदरसों को जिनको नोटिस भेजी गई है, उनमें अगर 100 बच्चे भी, 100 लोग भी वहां पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे भी वहां पढ़ रहे हैं, तो ये है कि अब उसमें करीब 5 बच्चों या 6 बच्चों पे एक मौलाना तैयार होगा। क्या आप ये चाहते हैं कि साहब हर 5 बच्चों पे एक मौलाना हो जाए?
क्या उनको शिक्षा नहीं चाहिए, उनको नौकरी नहीं चाहिए? क्योंकि नहीं, और सर चुनावी कैंपेन होते हैं तो कई राजनीतिक पार्टियां जो मुस्लिमों की रहनुमा बनती हैं वो कहती हैं कि हमें जानबूझकर सिर्फ पंचर बनाने वाले तक ही सीमित रखा जाता है। ये राजनीतिक पार्टियां कहती हैं। मैं आता हूं शरद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। तारिक खान हमारे साथ जुड़े, मैं अजहरी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, सबके ओपनिंग कमेंट्स हो जाएं। तारिक भाई मुझे ये बताइए कि सरकार ये कहती है कि एक हाथ में अगर कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो, तो क्या दिक्कत है? सरकार का जो फैसला है जिसमें सरकार अपना मोटिव बताती है कि हम तो अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं मदरसों में भी, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका अपोज कर सकती है? शायद बीजेपी के प्रवक्ता जानते हो या न जानते हो तो गूगल करना तुरंत शुरू कर दे मैं जो बोलने जा रहा हूं। मदरसा आधुनिकीकरण के लिए शिक्षक रखे गए 22,000, जिनको 7 साल से इन्होंने तनख्वाह नहीं दी है। उनका काम ये था हिंदी इंग्लिश मैथ मदरसों में पढ़ाना, उसमें 50% हिंदू थे, तनख्वाह नहीं दी। क्या करेंगे वो लोग? कई लोगों ने जान दे दी। अब आ गया कंप्यूटर वाले हाथ को, क्या हो गया? सड़ गया कंप्यूटर वाला हाथ, क्या हो गया कंप्यूटर वाले हाथ को? शरद साहब को मैं समय दे रहा हूं, मुझे जवाब दे इसका। शरद साहब का जब टर्न आएगा उसका जवाब देंगे, गूगल करें। अभी बता रहे थे। नहीं तारिक भाई, आपकी चिंता जायज है, आपकी चिंता जायज है। रिफॉर्मेशन के लिए कदम उठ रहे हैं तो रिफॉर्मेशन क्यों नहीं हो रहे और उसके संसाधन क्यों नहीं मौजूदा रह पा रहे? ये सवाल आपका जायज है। मुझे ये बताइए। मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये गरीब टीचर का सवाल है। ठीक तारिक भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या दीन और कंप्यूटर एक साथ नहीं सिखाए जा सकते मुस्लिम बच्चों को? सरकार की तो सोच कम से कम यही है ना। मेरा नाम तारिक खान है, मैंने 2007 में इंजीनियरिंग की, 9 में MBA किया। मैं मुसलमान हूं, मैंने कुरान भी पढ़ी। उसके बाद मैं लंदन गया, वहां रहा, सैकड़ों न जाने कितने इंस्टीट्यूट में यहाँ मैंने पढ़ाया, नौकरी की। आज इसलिए बता रहा हूं, मैं भी तो मुसलमान हूं जी, मैं भी तो मुसलमान हूं, मैंने नहीं पढ़ाई की। ऐसे न जाने कितने लोग और न जाने कितने दायरे पढ़े, जिसका जो मन करे वो पढ़े, वो पढ़े। अब मैं एक सवाल इनसे पूछता हूँ, चंद्रबाबू नायडू इन्हीं के साथ है, उन्होंने कहा नायडू इन्हीं के साथ है, उन्होंने कहा कि जो लोग मदरसे से पढ़ के निकल कर इमाम बनेंगे उनको 10,000 रुपए तनख्वाह देंगे। समझ गए वापस ले उनसे ये? तो मदरसे में नहीं पढ़ेंगे कुछ लोग तो इमाम कैसे बनेंगे? इन्हीं के साथ है चंद्रबाबू नायडू। बिहार में भी सैलरी मिल रही है। अरे तो 10,000 रुपए में मान जाएंगे क्या? आज इतनी महंगाई बढ़ रही है तारिक भाई, आप 10,000 रुपए में घर चला लेंगे क्या? क्यों बना रहे उनको? ऐसे लोगों का समर्थन क्यों कर रहे हो जो इमाम? अरे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, बीजेपी ना बोल पाए, मैं खुलकर बोलता हूं, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है सर। ये हर पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिमों को ये समझती है कि हमारा वोट बैंक पुख्ता कर ले। अरे सरकार इसमें क्यों लग रहे हैं सर? आपको लगता है नहीं 10,000 की नौकरी के लिए आप मुस्लिम बच्चों को चाहते हैं कि वो मौलाना बन जाए? 10,000 को मारिए लाख। मैं कह रहा हूं ऐसा आदमी जो इमाम बना रहा है उसको अपने साथ क्यों रखते हो? लाख मन के निकालो बाहर। हाँ, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को क्यों रखते हो? क्या जरूरत है इमाम बनाने की? अच्छा, लेकिन तारिक भाई मेरा एक